नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 11वीं प्रयोगात्मक कार्य भूगोल की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं हूं अलका शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदबाड़ भोपाल से। आज आप लोगों का विषय है मानचित्र का परिचय, जो कि बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आपने मानचित्र तो निश्चित ही देखा होगा। आपकी समाज विज्ञान की पुस्तकों में छोटी कक्षाओं में भी मानचित्र आपने देखे हैं। 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा में तो आप मानचित्र भरते भी आ रहे हैं। मानचित्र बहुत ही रोचक विषय है। हमारे दैनिक जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी शहर के किसी स्थान के बारे में जानना हो, उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी हो, या हमें कहीं जाना हो, तो हम निश्चित ही उसकी दूरी और देखने के लिए और उसके स्थान को देखने के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं। आज का हमारी विषय सूची है। हम सबसे पहले मानचित्र का परिचय जानेंगे। मानचित्र व रेखा चित्रों में अंतर को समझेंगे। शब्दावली, जो कि कठिन कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे। मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं, मानचित्र बनाने से पहले किन किन बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना आवश्यक होता है, उनको समझेंगे। मानचित्र का इतिहास काफ़ी पुराना और रोचक भी है। इसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है। मानचित्रों के प्रकार समझेंगे और मानचित्र के उपयोग को जानेंगे। बच्चों, आप इस चित्र में क्या देख पा रहे हैं? सभी ने इसको देखा होगा। नहीं देखा तो क्योंकि ये हमारे विद्यालय के प्राचार्य कक्ष में और भूगोल की कक्षाओं में निश्चित ही ये देखने को मिलता है। तो बच्चों, आप इससे परिचित ही होंगे। एक बार और बताएं, यह है हमारा ग्लोब। ग्लोब और पृथ्वी की हम समानता रूप में या समरूपता के रूप में जानते हैं और देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। पर इसमें 3 चीज़ें होती हैं कि जो हमारी पृथ्वी के पूर्ण रूप से प्रतिरूप को दर्शाता है। ग्लोब के ये त्रिविमीय होता है, जिसे जियार्ड के नाम से भी जाना जा सकता है। ग्लोब के द्वारा हमें ऊंचाई, लंबाई और उभरा हुआ भाग, जो मोटाई है, वो भी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो हम पृथ्वी को इसके समरूप या प्रतिरूप के रूप में ग्लोब को जानते हैं, देखते हैं। परंतु इसके पश्चात इसी भाग को जब हम मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं तो उसमें हमें कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो मानचित्र क्या है? ये आप यहाँ पे विश्व का मानचित्र देख पा रहे हैं, जिसमें आपके समस्त महाद्वीपों का ये एक राजनीतिक मानचित्र है। अब यहाँ पर हम मानचित्रों के प्रकार को भी पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को दिखाया गया है। तो ये मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, इसको भी यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है। तो मानचित्र में हम पृथ्वी या उसके किसी भाग को कागज पर चित्रित किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र त्रिविम पृथ्वी के द्विविमीय प्रस्तुति है, जिसे मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग करके बनाया जाता है। चूँकि पृथ्वी की सभी आकृतियों को उसको सही आकार या प्रकार में हम दिखाना संभव नहीं है, इसलिए मानचित्रों के लिए बनाने के लिए मापनी को आधार बनाते हैं, या मापनी के आधार पर उस दूरी को घटाकर हम मानचित्रों पर दर्शाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप अपने विद्यालय का एक मानचित्र बनाइए, तो उसके लिए भी आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जैसे मापनी और प्रक्षेप। क्योंकि मानचित्र में पृथ्वी के किसी भाग को या कागज पर चित्रित करने के लिए हमारे पास 2 ही चीज़ है। इसमें एक लंबाई दी हुई है मानचित्र में, और दूसरी चौड़ाई दी हुई है, जो कि हमारी पृथ्वी में एक जो उभार है, जिसे हम त्रिविमीय कहते हैं, वो हमारे मानचित्र में नहीं होता। तो उसके लिए हम प्रक्षेपों का उपयोग करते हैं। तो आप मानचित्र को तो समझ ही गए होंगे। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो मानचित्र में हम पृथ्वी के किसी भाग को कागज पर चित्रित किया जाता है, जिसमें किसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? मापनी का, है ना। मापनी का प्रयोग करते हुए जब हम चित्र तैयार करते हैं तो वो हमारा मानचित्र कहलाता है।
अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मानचित्र और फिर रेखा, ये दोनों मानचित्र एक समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे चित्र हमारे दो चित्र बने हुए हैं, एक में भारत का राजनीतिक मानचित्र और नक्शा लिखा हुआ, दूसरे में सिर्फ भारत लिखा हुआ। तो आप इन दोनों में भिन्नता कर पा रहे होंगे, हाँ निश्चित ही कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो चित्र है वो हमारा भारत का मानचित्र है, मानचित्र है जिस पर मापनी ली गई है। तो यहाँ पर मापनी के लिए आपको क्या करना होता है, इसको हम और बता देते हैं कि मापनी के लिए हमें धरातल की दूरी को कागज पर, उन्हीं धरातल की दो बिंदुओं की दूरी को उन्हीं दो बिंदुओं की कागज पर दर्शाया जाता है और उस पर हम मापनी तैयार करते हैं। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलकर मापनी तैयार कर सकते हैं। एक साधारण सा उदाहरण है। तो चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पर समानीत मापनी द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक और व्यापीकृत निरूपण करता है। यानी हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तभी हमारा जो चित्र है वो मानचित्र बनता है। तो इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? निश्चित ही मापनी द्वारा ही ये तैयार किए जाते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं इसमें रेखा चित्र में हमें किसी प्रकार की मापने की आवश्यकता नहीं होती, हम आकृति निर्मित कर लेते हैं, वैसे ही आकार निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए यहाँ पर बिना मापनी के खींची गई रेखाओं को रेखा चित्र कहते हैं। वास्तविक मापनीय अभिविन्यास के बिना ही हम इन्हें बना लेते हैं, इन्हें कहते हैं मुक्त हस्त द्वारा खींचे गए सरल चित्र। यानी बिना हम हाथ से ही, बिना स्केल और बिना सेंटीमीटर दूरी को मापे ही चित्र तैयार जब करते हैं तो वो सिर्फ हमारा क्या होता है? रेखा चित्र। तो इस पर से बच्चों एक क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको इस अंतर को यहाँ समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि मानचित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर है मापनी का। जिसमें मापनी का उपयोग होता है वो मानचित्र होता है, जिसमें मापनी का उपयोग या स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है वो हमारे रेखा चित्र होते हैं। तो यहाँ पर मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो आपके लिए नई हो सकती हैं, तो इनको आप समझ लीजिए। सबसे पहली शब्दावली आपकी जियार्ड, जिसे हम एक लधवक्ष, गोलाव या त्रिविमीय पृथ्वी, यानी तीनों जिसके रूप होते हैं, है ना, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो जो पृथ्वी के वास्तविक आकार के अनुरूप होती है उसे हम जियार्ड या त्रिविमीय कहते हैं। फिर प्रधान बिंदु, हमारी मानचित्र में प्रमुख चार हमारी जो दिशाएं हैं उन्हें हम प्रधान बिंदु कहते हैं। उत्तर दिशा जिसे हम हमेशा N के द्वारा, दक्षिण S के द्वारा और पूर्व को हम E के द्वारा तथा पश्चिम दिशा को W के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको पा रहे होंगे, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें दिशाओं को, अच्छा यहाँ पर एक बात और समझ लेना जरूरी है कि हमेशा मानचित्र में जो उत्तर दिशा है वो हमेशा ऊपर की ओर ही होती है। और भी अन्य यहाँ पर जो दिशाएं हैं उनका हम निर्धारण आगे करेंगे, बताएंगे। फिर आपका भू संपत्ति मानचित्र, ये बृहद मापनी पर निर्मित होते हैं। बृहद मापनी जो कि 1:500 से 1:4000 की मापनी पर भू संपत्ति परिसीमा दर्शाने के लिए निर्मित किया जाता है। इसमें प्रत्येक भूमिखंड को एक संख्या द्वारा ही हम व्यक्त करते हैं, जिसे हम भू संपत्ति मानचित्र कहते हैं। मानचित्र क्या? किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चयनित संकेतात्मक सामान्य प्रदर्शन को हम मानचित्र कहते हैं। अब मानचित्र एक क्या है? कला है। उसमें हम बहुत सारी चीजों को, इसमें मानचित्र में चार्ट, खाका, अन्य प्रकार के ग्राफ बनाने की कला भी हो सकती है तथा विज्ञान और तकनीकी और उनका अध्ययन उपयोग किया जाता है। आगे है बेटा मानचित्र प्रक्षेप। अब प्रक्षेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम गोलार्ध को, पृथ्वी के गोलाकार को और उभार को दिखाने के लिए प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की एक बहुत ही सटीक प्रणाली है जिसे हम प्रक्षेप कहते हैं। मापनी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक मानचित्र खाका या छायाचित्र पर दी गई दूरी
किसकी दूरी, कागज की दूरी और वास्तविक पृथ्वी की दूरी के बीच के अनुपात को, ये हम ज्यादातर 1:1,00,000, 1 कुछ और भी 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, जैसा हमारा आकार होता है उसके अनुसार हम मापनी का निर्धारण करते हैं। रेखा चित्र, ये तो आप समझ ही गए होंगे। वास्तविक मापनी अभिविन्यास के बिना ही हमें बिना स्केल बिना मापनी के जब मुक्त हस्त द्वारा रेखाएं खींचते हैं तो उसे हम सरल मानचित्र या रेखा चित्र कहते हैं। व्यापीकरण मानचित्र, मानचित्र पर आकृतियों का सरल प्रदर्शन जो उसकी मापनीय उद्देश्य के उपयुक्त हो और उसके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता हो, यानी सभी द्वारा मान्य हो, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यापीकरण मानचित्र कहते हैं। बच्चों, मानचित्र साधारण रूप से ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं। मापनी तो निश्चित ही होती ही है, उसके अतिरिक्त भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनका सभी का होना हमारे मानचित्र बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो हम मानचित्र की इनको अनिवार्यताएं कहते हैं। तो मानचित्र एक कला है, मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान है। इसमें सभी प्रकार के मानचित्र बनाने के लिए हम एक प्रक्रम को सर्वनिष्ठ किया गया है, एक निश्चित क्रम का उपयोग करते हैं और मानचित्र बनाने के लिए हम इन्हें अनिवार्य मानते हैं, तभी मानचित्र बनते हैं। तो ये कौन कौन सी, सबसे पहले मापनी, इसके बारे में पहले भी हम 2 बार पढ़ चुके हैं कि धरातल की दूरी और कागज की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मापनी कहते हैं। प्रक्षेप, ये प्रक्षेप, यहाँ पर आप कुछ चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र में प्रक्षेप के माध्यम से शंकु आकार का प्रक्षेप है, ये वाला हमारा जो प्रक्षेप है वो बेलनाकार है, इन्हें चपटा प्रक्षेप है। इसके द्वारा हम पृथ्वी को नापकर उसी अनुरूप उस भाग को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रक्षेप। फिर मानचित्र का व्यापीकरण, जिनमें शुद्ध और सर्वनिष्ठ बनाने के लिए हम मानचित्रों का व्यापीकरण करते हैं। मानचित्र की अभिकल्पना, यानी मानचित्र बनाने से पहले, उससे पहले हमें किन किन बिंदुओं का, हमारे उद्देश्य क्या है, हमें किन चीजों को दर्शाना है, उसके संबंध में हमारी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, इन सब चीजों को जब हम पूर्व से ही निर्धारण कर लेते हैं, उससे संबंधित आंकड़ों का चयन कर लेते हैं, पूरी पूर्व तैयारी करते हैं, उसे हम मानचित्र की अभिकल्पना कहते हैं। फिर मानचित्र का निर्माण और प्रस्तुतिकरण, ये 5वां भाग है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसके लिए हमें मानचित्र के निर्माण के लिए समस्त ग्राफ, आरेख और उसके संकेत, मानचित्र के संकेतों का ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया जाता है। किस उद्देश्य से मानचित्र बनाया जा रहा है। अगर जनसंख्या मानचित्र है तो हमें उसमें बिंदु विधि के द्वारा हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर वो स्थलाकृति मानचित्र है तो उसका प्रकार अलग होता है, हम उच्चावच को दर्शाते हैं, या हमारी जलवायु है, तो इनको प्रदर्शित करने के लिए हमें पूर्व में ही पूर्ण तैयारी करनी होती है। बच्चों, क्या आपको नहीं लगता कि यह जानना जरूरी है कि मानचित्र की प्रारंभ कैसे हुआ होगा, किसने सबसे पहले इन सब चीजों में योगदान दिया होगा। भारत में ही नहीं, विश्व में सबसे पहले मानचित्र कैसे बने होंगे। तो हाँ, बिल्कुल, ये निश्चित ही एक जिज्ञासा का विषय है। तो मानचित्रण का जो इतिहास है, मानव के इतिहास के साथ ही पुराना है। सबसे पुराना मानचित्र हम देखें तो मेसोपोटामिया में पाया गया था, जो कि चिकनी मिट्टी की टिकिया से बनाया था, जो 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। यहाँ पर चित्र 1.4 ये आपका दिखाया गया है, टालमी का विश्व का मानचित्र है, जो एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने भी सबसे पहले मानचित्र को बनाने का प्रयत्न किया था। द्वारा निर्मित मानचित्र को दर्शाया गया है। आधुनिक मानचित्र कला की नींव अगर हम देखें तो अरब और यूनान की भूगोलविदों ने रखी गई, ये माना जाता है। पृथ्वी की परिधि का माप तथा मानचित्र बनाने में प्रौद्योगिकी निर्देशांक की पद्धति के उपयोग जैसे कुछ महत्वपूर्ण योगदान यूनानी और अरब भूगोलविदों द्वारा किए गए थे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें, भारत में भी मानचित्र निर्माण का कार्य बहुत पहले से वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। यहाँ पर ब्रह्मांड की रहस्यों को उद्घाटन करने के लिए हमारे देश में आर्यभट्ट, बारामिहिर, भास्कर आदि ने भी पौराणिक ग्रंथों के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा
मानचित्रों को निर्माण किया था। तो बच्चों, भारत के मानचित्र पहले कैसे बनाए गए थे? प्राचीन मानचित्र तो इस प्रकार का प्राचीन भारत में कल्पित विश्व के 7 महाद्वीपों के आधार पर मानचित्रों का निर्माण किया गया था, जिसमें से आपका जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप और आपका सालमली द्वीप, साक द्वीप आदि, जैसे क्रोक द्वीप आदि इसमें जैसे सालमनी द्वीप दिखाए गए हैं। इस प्रकार का मानचित्र बनाया गया था और बीच में मध्य में भी ये रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त भारत में अगर हम देखें तो स्थलाकृतिक सर्वेक्षण 1767 में भी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक मानचित्र तैयार किया गया था। ऐसे ही 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र भी बनकर तैयार किया गया था। तो ये बच्चों, ये हमारे भारत विश्व के इतिहास से संबंधित कुछ रोचक तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं। हम मानचित्रों को प्रकार के रूप में मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं, बृहत मापनी मानचित्र और लघु मापनी मानचित्र। बृहत मापनी मानचित्र में भूसंपत्ति मानचित्र आपके घर का जो प्लॉट है वो भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। आप इसकी जानकारी भी अपने घर पर और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। खेत का मानचित्र हो सकता है। और अगर हम देखें भूसंपत्ति मानचित्र शब्द की अगर उत्पत्ति देखें तो फ्रेंच भाषा के क्रेस्टेस्त्रे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक नगर में विभिन्न प्रकार की भूसंपत्तियों का यहाँ पर भूसंपत्ति मानचित्र दर्शाया गया है, जिनका अलग अलग नंबरों के द्वारा उन संपत्ति का कंडिका में दर्शाया गया और पंजीयन किया गया था। अब दूसरा एक और मानचित्र है यहाँ पर स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक यानी पृथ्वी पर जो स्थल स्वरूप जैसे जिस रूप में बने हुए हैं उनको हम परिशुद्ध रूप में सर्वेक्षण के आधार पर तैयार करते हैं। तो आप देखेंगे स्थलाकृतिक मानचित्र परिशुद्ध सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं तथा मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व के लगभग सभी देशों की राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। लघु मापनी मानचित्र में हम 2 प्रकार के मानचित्रों को लेते हैं, भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र। भित्ति मानचित्र आपने दीवारों पर टंगे हुए देखे होंगे। ये मुख्य रूप से कार्यालयों में और भूगोल की कक्षाओं में इस प्रकार के मानचित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, जानकारी देने के लिए लटकाया जाता है, जिसे हम भित्ति मानचित्र कहते हैं। ये बड़े आकार के होते हैं, कागज के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी बनाए जा सकते हैं। इनका उपयोग कक्षा या व्याख्यान कक्ष के लिए होता है। इनकी मापनी स्थलाकृतिक मानचित्र से लघु लेकिन एटलस मानचित्र से बृहत होती है। अब दूसरा हमारा प्रकार आता है एटलस मानचित्र। एटलस आप साधारण शब्दों में अगर कहें तो एक मानचित्रों के संग्रह की एक पुस्तक, बिल्कुल साधारण अपने बोलचाल की भाषा में कहें तो एटलस मानचित्र कौन से होते हैं? जिसमें बहुत सारे मानचित्रों का एक ही पुस्तक के अंतर्गत संग्रह होता है और व्यवस्थित रूप से क्रम में रखे हुए होते हैं। इन्हें हम एटलस मानचित्र कह सकते हैं। तो एटलस मानचित्र लघुमान मानचित्र है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा भौतिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे मानचित्र एक साथ संकलित होते हैं। अब प्रकार के आधार पर हम मानचित्रों को मुख्य पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, भौतिक मानचित्र और सांस्कृतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में 4 प्रमुख भाग है, उच्चावच मानचित्र, जलवायु मानचित्र, भूगर्भीय मानचित्र और मृदा मानचित्र। सांस्कृतिक में हम देख सकते हैं राजनीतिक, जनसंख्या मानचित्र, आर्थिक मानचित्र और परिवहन मानचित्र। तो बच्चों इनको एक एक करके क्रम से आप एक बार एक नज़र में इस वर्गीकरण को बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी कभी प्रकार के आधार पर और कभी मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकारों को पूछा जाता है। तो ये प्रकार के आधार पर है, इससे पूर्व हमने मापनी के आधार पर 2 पढ़े थे। तो चलिए बच्चों अब हम प्रकार के आधार पर भौतिक मानचित्रों का विस्तार से पढ़ते हैं। प्रकार के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण।
हमने मुख्य रूप से 4 भागों में किया, आप ऊपर पढ़ चुके हैं। भौतिक मानचित्र, भौतिक में जो चीज हमें दिखाई देती है, जैसे हमें ऊंचाई, गहराई, हमें नदी का बहता हुआ बहना, ये हमें सब दिखा, इनका जो स्वरूप होता है पूर्ण रूप से कैसा होता है, प्राकृतिक होता है। तो भौतिक मानचित्र में हम प्राकृतिक लक्षणों को लेते हैं। अब प्राकृतिक लक्षणों में उच्चावच, मृदा, अपवाह, जलवायु के तत्व, जलवायु के मौसम से संबंधित विभिन्न तत्व इसमें आ जाएंगे, वायु दाब से लेकर वायु की गति भी आ जाती है, तथा वनस्पति इत्यादि को हम इन मानचित्रों के द्वारा दर्शाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों में काफी भिन्नता है। यहाँ पर हमारा किसी प्रकार का, जैसे हिमालय है तो पूरा हिमालय को प्राकृतिक मानचित्र में हम प्राकृतिक उच्चावचों को पूर्ण रूप से दर्शाते हैं। ऐसे ये पूरा हिमालय क्षेत्र दिखाया गया है। नीचे आपका ये हमारा गंगा का मैदान या उत्तर भारत का मैदान है। फिर हमारे इस पूरे भाग में ये हमने प्रायद्वीपीय पठार को दिखाया है और हमारे छोटे द्वीप समूह को, तटीय भागों को इसमें दिखाया। तो ये सारे लक्षण हमारे किसके हैं, भौतिक मानचित्र के हैं। जैसे हम प्राकृतिक या जलवायु इन सब तत्वों को, इन मानचित्रों को भी इसमें हम संग्रह कर सकते हैं, इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। सांस्कृतिक मानचित्र में वे आते हैं जिसमें मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए, सुविधाओं के लिए, और मानव का इसमें विशेष लक्षणों को, आवश्यकता के अनुसार लक्षणों को इसमें दर्शाया जाता है। तो मानव निर्मित लक्षण, जिसमें सबसे पहले हम जनसंख्या ले सकते हैं। तो सांस्कृतिक मानचित्र मानव निर्मित लक्षणों को दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार के मानचित्र आ सकते हैं, जैसे जनसंख्या वितरण, उनकी जनसंख्या की वृद्धि, लिंग, आयु, सामाजिक और धार्मिक घटक, साक्षरता, शैक्षिक स्तर की प्राप्ति, व्यवसाय की संरचना, व्यावसायिक संरचना, वस्तुओं की स्थिति, सुविधाएं, सेवाएं, परिवहन व्यवस्था, उत्पादन और विभिन्न वस्तु प्रभाव को हम इसमें दर्शाते हैं। तो सबसे सर्वाधिक सांस्कृतिक मानचित्रों का उपयोग हम राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक करते हैं और ये प्रशासनिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं समस्त राज्य और उनकी राजधानियों को इसमें दिखाया गया है, जो प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर कौन सा, प्राकृतिक तत्वों को ही इसमें दर्शाया गया है। तो ये भौतिक मानचित्र हुआ और नीचे वाला आपका हुआ सांस्कृतिक मानचित्र। तो इन दोनों में आप भिन्नताओं को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे। भौतिक मानचित्र में हम देखें तो सबसे पहले हमारा आता है उच्चावच मानचित्र। उच्चावच यानी जिसमें ऊंचाई, पर्वत, पठार, मैदान, मुख्य ये उच्चावच तो हैं ही पृथ्वी के। इसके अतिरिक्त पर्वतों, मैदानों, पठारों, अपवाह तंत्र के अतिरिक्त सामान्य स्थलाकृतियों को भी हम इसमें प्रदर्शित करते हैं। तो ये उच्चावच मानचित्र होते हैं। जैसे आपका यहाँ विश्व का मानचित्र पूरा दिखाया गया है। यहाँ पर हिमालय और जितना भी ऊंचाई वाला क्षेत्र है इसको डार्क रंग से, और मैदानी क्षेत्रों को ये पूरा दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर ये निर्माण किया गया, पर्वत, पठार, मैदान, अपवाह के आधार पर, नदियों के आधार पर, इन्हें हम उच्चावच मानचित्र कहते हैं। दूसरा मानचित्र है हमारा जलवायु मानचित्र। ये मानचित्र किसी क्षेत्र के जलवायु क्षेत्र को दर्शाता। जलवायु में किन किन तत्वों को हम लेते हैं, वर्षा, बादल, सापेक्षिक आर्द्रता, वायु की दिशा, गति, मौसम। अभी वर्तमान में वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, तो जलवायु मानचित्र का बहुत महत्व है कि हम ये जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ कितनी वर्षा होने वाली है। तो हमें इस समय सर्वाधिक कौन से मानचित्र की आवश्यकता पड़ रही है, जलवायु मानचित्र की। तो निश्चित है आप यहाँ पर भारत के नक्शे में जलवायु और वायुदाब की दशाओं को देख पा रहे हैं। यहाँ पर वर्षा का ही मानचित्र है कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है। तो आप देख रहे हैं बहुत जो गहरा नीला रंग है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शा रहा है, और जैसे जैसे रंग हल्का होते जा रहा है वर्षा की मात्रा भी घटती जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं राजस्थान में बहुत हल्का रंग है जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो ये हमारा कौन सा मानचित्र हुआ, जलवायु मानचित्र हुआ। फिर भूगर्भीय मानचित्र। भूगर्भीय मानचित्र में हम पृथ्वी के अंदर की संरचनाओं को, भूगर्भ के अंतर्गत आने वाली संरचनाओं को, शैलों को और उनके प्रकारों को दर्शाते हैं। तो भूगर्भ के अंदर, जैसे आपने इससे पहले ये वाला
आपने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी होगी, तो यहाँ पर पृथ्वी के विस्थापन, वैगनर का विस्थापन सिद्धांत दिया हुआ जो भूगर्भीय संरचना में या भूगर्भ में होने वाली अंतरों के कारण जो विभाजन हुआ उसको दर्शाता है। तो ये कौन सा मानचित्र हुआ? भूगर्भ से संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र होते हैं जो उनकी शैलों और प्रकारों को दर्शाते हैं, तो इन्हें कहते हैं भूगर्भीय मानचित्र। दूसरा आगे का हमारा है मृदा मानचित्र। मृदा मानचित्र को आप बहुत अच्छे से छोटी कक्षाओं में भी कई बार पढ़ चुके हैं, जहाँ पर जिस प्रकार की मृदा होती है हम उनके आधार पर उन मृदाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर पर्वतीय मृदा के लिए गहरा हरा रंग दिखाया गया है, थोड़ा हल्का जलोढ़ मृदा के लिए, और पीला जो रंग है वो हमारी मरुस्थलीय मृदा के लिए, जो भूक्षर रंग है वो हमारे ग्रे कलर है काली मिट्टी के लिए, और ऐसे ही लाल और पीली मिट्टी के लिए हमने अलग अलग रंगों के द्वारा मिट्टी के वितरण को दर्शाया। तो मृदा मानचित्र में हम मिट्टी, उनके प्रकारों और उनके वितरण को और उनके गुणों के आधार पर मानचित्र में प्रदर्शन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं मृदा मानचित्र विभिन्न प्रकार की मृदाओं के वितरण और उनके गुणों को दर्शाता है, जिसे हम मृदा मानचित्र कहते हैं। अब आता है सांस्कृतिक मानचित्र। ये बहुत ही राजनीतिक दृष्टि से हम पहले भी बता चुके हैं, प्रशासनिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें राजनीतिक, ये विश्व का भी हो सकता है बच्चों। आपकी पुस्तक में नागपुर का जिले का लिया हुआ, महाराष्ट्र का जो नागपुर जिला है उसके समस्त सांस्कृतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र लिए हैं, पर हमने यहाँ पर आपको वो आपकी बुक में पहले दिया ही हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर आपको भारत के सांस्कृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र लिया हुआ है। राजनीतिक मानचित्र सबसे पहले राज्यों का विभाजन, देश का राज्य और जिले को प्रदर्शित करते हैं। मुख्य 3 चीज प्रशासनिक विभाजन है। ये मानचित्र किसी क्षेत्र के प्रशासनिक विभाजन जैसे देश, राज्य और जिले को दर्शाते हैं। ये मानचित्र संबंधित प्रशासनिक इकाइयों के योजना प्रबंधन में भी प्रशासनिक तंत्र की मदद करते हैं। तो बच्चों आप लोग इसमें मध्य प्रदेश का भी देख सकते हैं और उसकी तुलना कर सकते हैं। एक और हमारा नेक्स्ट आता है जनसंख्या मानचित्र। जनसंख्या मानचित्र में जनसंख्या को दर्शाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बिंदु दिए हुए हैं, जहाँ पर घने बिंदु हैं वो सघन जनसंख्या को दिखा रहे हैं, और जहाँ पर विरल बिंदु हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में विरल बिंदु हैं, यानी जनसंख्या यहाँ कम है। ऐसे ही हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा कर्सर जा रहा है अरुणाचल प्रदेश को दर्शा रहे हैं, यहाँ पर भी बिंदुओं की संख्या बिल्कुल विरल है, कम है, यानी जनसंख्या यहाँ पर कम है। तो ये बिंदु रेखा विधि है, इसमें भी बहुत सारी छाया विधि भी होती है। अब छाया के द्वारा इन्हें रंगों के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु रेखा जिसमें बिंदुओं का वितरण, ये 2000 जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित कर रहा है। जनसंख्या मानचित्र में हम जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, आयु, लिंग की संरचना, धार्मिक, भाषाई तथा सामाजिक वर्गों का वितरण लेते हैं। साथ ही जनसंख्या के व्यवसायिक संरचना इत्यादि को भी हम इसमें दर्शाते हैं। तो दर्शाने की विधि दोनों प्रकार की हो सकती है, छाया विधि भी हो सकती है और आभा विधि भी हो सकती है, और बिंदु विधि जिसे अभी हमने जो दिखाया है वो बिंदु विधि के माध्यम से दिखाया है। फिर आर्थिक मानचित्र, ये आपके विभिन्न प्रकार की फसलों के, खनिजों, उत्पादन, वितरण, उद्योगों, बाजारों की स्थिति, व्यापार के मार्गों तथा उत्पादकों के प्रवाह को दिखाता है। तो यहाँ पर हमने गेहूं का वितरण लिया हुआ, क्योंकि गेहूं भी हो सकता है, आप इसमें आप किसका देख सकते हैं, चावल का भी देख सकते हैं, गन्ना का, कपास का, और विभिन्न प्रकार के उद्योग भी देख सकते हैं, है ना। कृषि इसमें मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पर हैं, किन किन, तो इन सभी के अलग अलग मानचित्र हो सकते हैं और आप अलग अलग रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ गेहूं का उत्पादन लिया है, जो कि उत्तर भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन हो रहा है। ये मुख्य क्षेत्र में आता है, गेहूं के मुख्य क्षेत्र में, और जो जहाँ पर बिंदु दी हुई है वो उसके गौड़ यानी द्वितीय स्तर के क्षेत्र हैं, और भी कम मात्रा, और सभी क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। तो इसके आधार पर जहाँ पर हमारे पैसे आर्थिक रूप से जिसका संबंध होता है वो आर्थिक मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्रों का उपयोग, तो मानचित्र किसके लिए आवश्यक होते हैं, किन के लोगों के द्वारा उनको उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो भूगोलवेत्ताओं के लिए, भूगोलवेत्ता, नियोजक और अन्य संसाधन
और अध्ययन वेत्ताओं के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं। ऐसा करने में वे दूरी, दिशा एवं क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मापन का उपयोग करते हैं। अब मापन की दूरी, इस पर पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं। मानचित्रों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इसलिए पुनः यहाँ पर उपयोग में हम इसकी बात करेंगे। तो रेखीय लक्षणों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जो सीधी रेखाएं और व्यवस्थित टेढ़ी मेढ़ी रेखा। सीधी रेखाओं के लिए हम स्केल का प्रयोग, या फिर हम कह सकते हैं स्केल का, लंबी दूरी वाले स्केलों का उपयोग करते हैं। सड़कें, रेल की पटरियां, नहरों का मापन आसानी से हम कर, परंतु टेढ़ी रेखा जहाँ पर इनको मापना कठिन होता है, वहाँ पर जैसे आप मान सकते हैं कि इनमें हमारी तटरेखाएं और जो हमारी नदियां होती हैं उनका प्रवाह एक सरल सीधी रेखा में नहीं होता है, टेढ़े मेढ़ा दुर्गम हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों के दूरी को नापने के लिए हम धागा विधि का प्रयोग करते हैं। धागों के द्वारा उनकी दूरियों को पूर्ण रूप से नाप कर फिर सीधा होने करके उनकी दूरी को मापन किया जाता है। तो सीधी सड़कें, रेलों को तो हम आसानी से नाप सकते हैं, परंतु जो प्राकृतिक भाग होते हैं उन्हें मापना जब कठिन होता है तो हम उसमें धागा का प्रयोग करके उनका मापन करते हैं। तो ये दूरी का मापन कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, स्केल के द्वारा और धागे के द्वारा। अब यहाँ पर आती है दिशा का मापन। दिशा के मुख्य रूप से हम पहले ही बता चुके हैं, हमारी दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं। पहले इनको देख लें। उत्तर, नॉर्थ ऊपर की ओर, है ना, फिर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ऐसे ही इनके मध्य भाग से भी हम भूगोल में बहुत अन्य दिशाओं का ज्ञान करते हैं। ये सारी चारों दिशाएं हमारे 90-90 डिग्री पर बनी हुई हैं। जो चारों एक दूसरे कितने डिग्री पे, वैसे अगर हम देखें तो सर्कल 360 डिग्री का होता है, पर इन चारों भागों को जोड़ें तो ये 360, तो एक भाग हमारा 90 डिग्री का। 45 डिग्री पर अगर बीच में कोई चीज आती है तो 45 डिग्री पर ये उत्तर पूर्व बनता है ना। कौन सी दिशा का निर्धारण होता है? 45 डिग्री पर उत्तर पूर्व। ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण के बीच में 45 डिग्री अगर बीच में देखें तो ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, और यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और इसी प्रकार आगे बीच वाले भाग जो कि उत्तर और पश्चिम। इसी प्रकार और अन्य 8 और भाषा जो दिशाएं हैं उनका भी हम निर्धारण करते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। दिशा मानचित्र में एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो हमेशा ये, क्योंकि हम पहले से मानकर चलते हैं कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर ही होती है, जो एक समान आधार से दिशा को कोणीय स्थिति को प्रदर्शित करती है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाली रेखा बिंदु को हम शून्य दिशा या आधार दिशा रेखा भी कहते हैं। मानचित्र में यह सदैव उत्तर दिशा को ही दर्शाती है। अन्य सभी दिशाओं का निर्धारण उसके संबंध से ही किया जाता है। सामान्यतः 4 दिशाएं मानी जाती हैं, आपको ज्ञात है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हें हम प्रधान दिग्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, अब आपके ज्ञान का पुनरावलोकन करने के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनको हम पूछेंगे। आपने अगर बहुत ध्यान से सुना है तो निश्चित ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो रेखाओं और आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो यहाँ पर आपको इन्हीं में से चयन करना है, तो आप निश्चित ही चयन कर लेंगे। वैसे उत्तर दिए भी हैं, पर इनको उत्तर को आपको अपनी कॉपी में इनको अंडरलाइन करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद।